इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें हर एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमें एक बिजनेस में देखना क्या है, हमें रिसर्च कैसे करनी है, तो इसी का सॉल्यूशन लेके आज इस वीडियो में मैं आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको एक कॉमन स्टॉक्स में देखने चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। जी हाँ, मुझे पता है कि वीडियो का टाइटल ये है कि 15 पॉइंट्स टू लुक फॉर इन अ कॉमन स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग, लेकिन सारे 15 पॉइंट लगा के वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा पहले 8 पॉइंट्स के बारे में जो हमें एक कॉमन स्टॉक में देखने चाहिए, और बाकी के जो 7 पॉइंट है उसके लिए मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपके लिए आऊँगा, जो कि बहुत जल्द अवेलेबल होगा आपके लिए इस चैनल पे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वो वीडियो अवेलेबल हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि डज द कंपनी हैव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद विच इट कैन इंक्रीज इट्स सेल्स फॉर एटलीस्ट सेवरल ईयर्स। तो एक कंपनी तभी ग्रो करती है जब उसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रो करते हैं, और हमें सबसे पहले बिजनेस में ये देखना है कि जो उसके करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, क्या उनसे कंपनी आने वाले कुछ सालों तक अपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर सकती है कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसा है तो ही हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें उस कंपनी से दूर ही रहना है, क्योंकि हम उसमें आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पैसे तभी बनेंगे जब उस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट जो आने वाले कई सालों तक बढ़ती रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो चाहे आज वो हमें कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हमें उस कंपनी से दूर ही रहना है। हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि डज द मैनेजमेंट हैव डिटर्मिनेशन टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट विल फर्दर इंक्रीज द सेल्स पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैनेजमेंट डिटर्मिन्ड है कि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करने के लिए, जिससे कि कंपनी आने वाले सालों में भी सेल्स ग्रो करती रहे। अब होगा क्या कि जब करंट प्रोडक्ट और सर्विसेज अपना मार्केट पोटेंशियल रीच करेंगे, उसके बाद का जो ग्रोथ है वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी कितने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर सकती है। तो मैनेजमेंट का जो डिटर्मिनेशन है उसको एनालाइज करने के लिए हम उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर पास्ट में मैनेजमेंट ने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप किए हैं तो चांसेस यही हैं कि इन फ्यूचर भी मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट्स लाता रहेगा, जिससे कि सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो करते रहेंगे। तो जो पास्ट के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च है वो हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से देख सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट में अगर मैनेजमेंट लगातार नए प्रोडक्ट और सर्विसेज ला रहा है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों तक भी मैनेजमेंट नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करता रहे। तो जो थर्ड पॉइंट हमें किसी कंपनी में देखना है वो ये है कि हाउ इफेक्टिव आर कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू इट्स साइज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एनालाइज करने के बाद हमें ये देखना है कि कंपनी का जो R&D एक्सपेंडिचर है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है, उसके सेल्स के कंपैरिजन में कितना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ला सकती है और ग्रो कर सकती है। और ये जो रेशियो है ये हमें हर एक कंपनी का इंडिविजुअली एनालाइज करना है, ना कि किसी इंडस्ट्री एवरेज के साथ किसी कंपनी को कंपेयर करना है। और इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है जो कि 1000 करोड़ का सेल कर रही है और उसका जो R&D है वो है 100 करोड़। तो जो उसकी सेल्स का 10% है वो R&D में जा रहा है। और दूसरी साइड एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ की सेल कर रही है, लेकिन जो उसका R&D है वो सिर्फ 2% है, यानी 200 करोड़ है। तो अगर हम देखेंगे तो देखने में तो जो कंपनी दूसरी वाली है उसका R&D एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन इन रिलेशन टू सेल्स अगर हम देखें तो पहली कंपनी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में वो 10,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाए, क्योंकि उसका जो R&D सेल्स के कंपैरिजन में है वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि पहली कंपनी में देखें कि वो कहाँ पे अपना पैसा लगा रही है, कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करना चाहती है। तो इससे हमें ये इंसाइट मिलेगी कि इन फ्यूचर वो अच्छा करेगी या नहीं करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो ये वाला रेशियो ये हमें ज़्यादातर फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही यूज़ करना है, बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें ये इतना नहीं यूज़ करना। तो बेसिकली जो भी कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिट्स हैं R&D से डराइव होते हैं, जैसे फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जनरली जो प्रॉफिट्स और सेल्स हैं ये R&D पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इन कंपनीज में हमें ये रेशियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो R&D के बाद हमारा चौथा पॉइंट ये है कि डज कंपनी हैव अबव एवरेज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कंपनी तब ग्रो करती है जब वो प्रोडक्ट सेल कर पाती है। तो अगर एक कंपनी है जिसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, उसका रिसर्च भी बहुत अच्छा है, उसके फाइनेंसिस भी बहुत अच्छे हैं, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाती, यानी कि उसकी जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी नहीं है, तो वो कंपनी ग्रो नहीं करेगी।
तो एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन यही है कि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाती है कि नहीं, यानी वो अपना माल बेच पाती है या नहीं। तो ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, एफएमजी कंपनी है या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई या कोई भी एफएमजी कंपनी है, तो उसका हमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए ये देखना होगा कि वो एडवर्टीजमेंट पे कितना स्पेंड कर रही है और उसके साथ साथ वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। और अगर एक कंपनी है, जैसे ज़्यादातर केमिकल्स कंपनी B2B या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी B2B ऑपरेट करती हैं, तो उनमें हमें ये देखना होगा कि वो नए कस्टमर्स लाने के लिए क्या कर रही हैं। और ये सब इंफॉर्मेशन जनरली हमें एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती है, तो हमें वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, अगर कंपनी अच्छा एडवर्टीजमेंट स्पेंड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ा रही है और नए कस्टमर्स ला रही है लगातार, तो मतलब कि उस कंपनी का जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा है और इन फ्यूचर वो कंपनी अच्छा करेगी। हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि डज द कंपनी हैव अबव एवरेज प्रॉफिट मार्जिन्स। तो प्रॉफिट मार्जिन्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई भी ख़राब सिचुएशन आती है तो कंपनी उसमें सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए बेसिकली हमें देखना क्या है कि कंपनी के 1 साल की प्रॉफिट मार्जिन्स के बजाय पिछले 3 से 5 साल के प्रॉफिट मार्जिन्स को देखना है। उससे हमें दो चीज़ों का पता चलेगा। अगर कंपनी उसमें अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स कमा रही है पिछले 3 से 5 सालों में, तो वो ये है कि पहला ये है कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसकी वजह से कंपनी अपने मार्जिन्स को सस्टेन कर पाई है। और दूसरा ये कि अगर कोई भी खराब सिचुएशन आती है, जैसे कि रिसेंट पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक था, तो ऐसे समय में जिन कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे थे उनके प्रॉफिट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन जिन कंपनीज के मार्जिन्स बहुत कम थे तो उनमें से कई सारी कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस भी गई हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स देख के हमें बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर कोई कंपनी ने रिसेंट केपेक्स या फिर R&D पे स्पेंड किया है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक केमिकल कंपनी ले लें, उसने कोई रिसेंट कैपेक्स किया है कि उसने एक नया प्लांट खरीदा है जिससे उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो हो सकता है 1 या 2 साल के लिए उसको मार्जिन्स में स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि तब उसके जो इन्वेस्टमेंट है उधर जाएंगे तो उसके जो प्रॉफिट्स है वो गिर जाएंगे, तो उसके मार्जिन्स गिर जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि 2 या 3 सालों के बाद जब उसका प्रोडक्शन 100% होगा, तब उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो एकदम से उछाल लेंगे और जो उसका स्टॉक प्राइस है वो भी उसको फॉलो करेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन्स देखने के बाद हमें 6वां पॉइंट कंपनी में ये देखना है कि कंपनी ऐसा क्या कर रही है, यानी व्हाट इज कंपनी डूइंग टू मेंटेन और इंक्रीज इट्स प्रॉफिट मार्जिन्स। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मार्जिन्स अब कंपनी के रिसेंट अच्छे हैं, लेकिन अब ऐसा कंपनी क्या कर रही है कि आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी उस प्रॉफिट मार्जिन को सस्टेन करेगी या उनको थोड़ा इंप्रूव करेगी। तो ये देखने के लिए हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। उसमें मैनेजमेंट एंड डिस्कशन जो होता है वो सेक्शन में हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर क्या करने वाली है, जिससे उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सस्टेन रहेंगे करंट लेवल पे। उसके अलावा हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते हैं, उनकी जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स वो देते हैं वो देख सकते हैं। तो उनसे हमें काफ़ी आइडिया लगेगा कि इन फ्यूचर मैनेजमेंट ऐसा क्या करेगी जिससे जो उसके करंट मार्जिन है वो या तो इम्प्रूव होंगे या तो सस्टेन होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि हम स्टॉक आज खरीद रहे हैं तो इन फ्यूचर जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट्स रहेंगे, हमारा स्टॉक जो है उसके बेस पे परफॉर्म करेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन के बाद हमारा 7वां पॉइंट ये है कि डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग लेबर एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। तो जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस में। तो अगर एक कंपनी में जो वर्कर्स के रिलेशन है वो अच्छे हैं तो वो कंपनी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कंपनी को मुसीबतों का सामना करना पड़े, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप लीजिए, अगर किसी कंपनी में जो वर्कर्स हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो उतने टाइम के लिए उनका जो प्लांट है वो बंद हो जाएगा, तो जो उनकी प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, तो इससे कंपनी को एट द एंड नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आने वाले फ्यूचर में लगातार प्रोडक्शन अच्छी करती रहेगी और जो वर्कर्स हैं वो अपना 100% देंगे उनकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो अगर एक कंपनी जो अबव एवरेज प्रॉफिट्स कर रही है और अपने जो वर्कर्स हैं उनको अबव एवरेज वेजेस दे रही है जिस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं उसके हिसाब से, तो चांसेस यही हैं कि उसके जो लेबर रिलेशंस है वो अच्छे होंगे। तो इसका पता लगाने के लिए हम एनुअल रिपोर्ट में से कुछ हमें मिलेगा नहीं जो एनुअल रिपोर्ट देख के, लेकिन हम अगर उस एरिया में रहते हैं तो हम उसके जो लेबर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि कंपनी कैसे उनको ट्रीट करती है, वेजेस अच्छे देती है कि नहीं देती। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो कंपनी है वो अपने लेबर के लिए क्या कर रही है।
तो अगर कंपनी के लेबर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो वो कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर यही है कि उस कंपनी को अवॉइड किया जाए अगर आप कर सकते हैं तो इसी के साथ हम आ गए हैं 8वें पॉइंट पे और आज के इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे, जो कि है डज द कंपनी हैव आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तो लेबर रिलेशन से भी ज्यादा जरूरी ये है कि कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके जो रिलेशंस हैं आपस में वो कैसे हैं, क्योंकि एक कंपनी के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जैसे कि कैपिटल एलोकेशन, फ्यूचर की जो प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी या सेल्स इंप्रूविंग स्ट्रेटजी, वो सब लेता है एग्जीक्यूटिव्स, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो अगर वहां पे कंपनी के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ना कि क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा तो यही कर सकते हैं कि किसी कंपनी के अगर हम एग्जीक्यूटिव से बात कर सकें तो हम उससे जान सकते हैं कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस है वो कैसे हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जीक्यूटिव रिलेशन कंपनी में कैसे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम किसी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर देख सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर काफ़ी हाई है तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, तो हो सकता है कि उस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव कल्चर है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स में रिलेशन है, वो अच्छे ना हो उस कंपनी में। और वहीं अगर किसी कंपनी का जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो काफ़ी कम है, यानी एक एम्प्लॉय जो है उस कंपनी के साथ काफ़ी सालों तक जुड़ा रहता है, तो हो सकता है उसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हों। और ऐसी ही कंपनीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देती हैं शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अब आईटी इंडस्ट्री है तो उसमें जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो काफ़ी हाई रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीसीएस, विप्रो या इन्फोसिस जैसी कंपनीज को देखेंगे तो उनमें जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो मेरे ख्याल से देश के सबसे हाई कंपनीज में से एक आता है उनमें जो एम्प्लॉय टर्नओवर है। तो हम ऐसी कंपनीज और ऐसी इंडस्ट्रीज को एक एक्सक्यूज दे सकते हैं कि उनमें जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो जनरली काफ़ी हाई रहता है। तो बाकी जो कंपनीज हैं उनमें हमें एम्प्लॉय टर्नओवर देखना ही चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ इस चैनल पे। तो उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, ताकि जब भी वो वीडियो अवेलेबल हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।